उत्तराखंड में जितने भी कानून हैं वो पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश से ही विरासत में मिले हैं। और जो चर्चा अभी भू कानून की हो रही है, भू कानून तो कई किस्म के रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इनहेरिट उत्तराखंड में आए हैं। जैसे रेवेन्यू एक्ट है आपका, जमींदारी एबोलिशन एक्ट है आपका, उसका सीलिंग एक्ट है, और उसके बाद चकबंदी अधिनियम है। ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो असली जो चर्चा हो रही है वो जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बारे में है। ये दरअसल एक ऐतिहासिक कानून है और युगांतरकारी कानून था। एक समाज इसके पीछे एक समाजवादी सोच थी कि भाई अंग्रेज अगर चले भी गए तो ऐसा ना हो कि यहाँ के जो सारी ज़मीनें हैं वो यहाँ के सरमाएदार जमींदार सब खरीद लें और बाकी जनता इनके फिर अधीन हो जाएगी, इनकी गुलाम हो जाएगी। क्योंकि बंधुआ मजदूरी कई किस्म के रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ज़मींदारों के खेतों पे काम करते थे, गुलाम की तरह काम करते थे। तो वो भावना आज़ादी से पहले से ही हो गई थी कि अंग्रेज जाएंगे तो इसका इनसे पहले ज़मींदारों को भी जाना चाहिए। इसीलिए सन 1946 में 8 अगस्त को संयुक्त प्रांत की जो असेंबली थी उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि उत्तर प्रदेश, तब तो उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रांत था, से प्रांत में अब कोई जमींदार नहीं रहेगा और सरकार और जब उनके काश्तकारों के बीच में जो खेत जोतते हैं उनके बीच में जो बिचौलिए हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में, उसमें लगभग 15 सदस्य थे, लेकिन मुख्य सदस्य उनमें थे आपके तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर हुकम सिंह थे, आपके चौधरी चरण सिंह थे। और जो कहते हैं चौधरी चरण सिंह इस कमेटी के कुछ प्रस्तावों से असहमत हुए तो उन्होंने एक 17 पेज का एक डिसेंट नोट गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया। गोविंद बल्लभ पंत जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं, प्रीमियर कहलाते थे मुख्यमंत्री को संयुक्त प्रांत में। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं चरण सिंह जी, आप ही इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी है आप ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो फिर उन्होंने जो मसौदा कमेटी थी, मसौदा जो है चरण सिंह जी देख रेख में हुई। तो वो कमेटी की जो भावना थी आज वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो पाए हैं उसके बाद खासकर तो त्रिवेंद्र सिंह जी की जो सरकार थी उस भावना को वो समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा कि ज़मीन है इसे खरीदो, फरोख्त करो, पैसे कमाओ और बाकी लोगों को कमाओ, खुद भी कमाओ। दरअसल ज़मीन को लोग जो है वो एक मिट्टी का टीला नहीं होता है, ज़मीन का मतलब एक आधार होता है। ज़मीन जिसके कहते हैं जब जिसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, ज़मीन खिसक गई मतलब उसका आधार खिसक गया। आप किसी की ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं, उसे ज़मीन छीन रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उसकी पीढ़ियों का आधार जो है, जो सस्टेन करने का था, जो आजीविका का जो आधार था वो छीन लिया है। तो वो भावना मतलब आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर रातों रात मालूम माल हो रहे, अरबपति खरबपति बन चुके हैं। यही देखो ना, राजनीतिक नेता आप देखिए जिनका कुछ भी नहीं था उनके कुछ ही मतलब कई प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट हो गए, एग्रीकल्चरल प्लॉट हो गए। तो पहले उत्तराखंड के नेताओं की भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ इनके पास ज़मीन आई है। तो वो उस भावना को के अनुरूप जो है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार हुए। भारत का पहला भूमि सुधार कानून ही वही ZALR था 1950 का, जो 1960 में लागू हुआ। जब 1960 में लागू हुआ तो उस समय देखा भाई उत्तराखंड में तो परिस्थितियाँ बिल्कुल भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेत हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, तो यहाँ उसको कैसे होगा। तो फिर उनके लिए कूजा एक्ट बनाया, कुमाऊँ उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसको कूजा एक्ट कहते हैं। तो कुमाऊँ उत्तराखंड का मतलब उस समय ये था क्योंकि जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो कुमाऊँ कमिश्नरी का हिस्सा था। इधर टिहरी रियासत की का उससे पहले अलग भूमि कानून था, जौनसार भाबर का, वहाँ का भी अलग भूमि कानून होता था। तो तब बाद में ये सब मर्ज कर दिए गए, कूजा एक्ट के साथ मर्ज किए गए। तो उत्तराखंड राज्य चलिए का जब बात आई तो उस समय लोगों ने कहा कि हमें 370, जम्मू कश्मीर को हमें 371 दो। उसके पीछे की भावना भी यही थी कि हमारी जो ज़मीनें हैं, पहाड़ के लोगों की जो ज़मीनें हैं
उनकी ज़मीन का मतलब ज़मीन खिसकी तो उनकी संस्कृति खिसकी, उनका सब कुछ खिसक गया। जैसे पलायन करके लोग मैदान में आ गए तो सांस्कृतिक रूप से भी पलायित हो चुके हैं, वो अब बात हो जाती है। तो वो कैसे बचाई जाए, इसलिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में है और जगह है कि उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाजों को और उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए 371 का प्रोविज़न किया जाए। खैर वो नहीं मिला, अलग राज्य बन गया। लेकिन जब तिवारी जी की यहाँ पहली निर्वाचित सरकार बनी तो उन पर प्रेशर बना कि भाई 371 तो दिया नहीं उस समय, जो भी जिसकी भी सरकार थी। लेकिन कम से कम हिमाचल प्रदेश में एक कानून है आपका, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, तो उसकी धारा 118 है। कम से कम उसके तहत तो करो, क्योंकि उसकी जो गैर कृषक है उसको कृषि योग्य भूमि, यहाँ की जो ज़मीन है उसको न ले सके। तो गैर कृषक, क्योंकि आप भारतवासी को नहीं कह सकते हैं कि आप बाहर का है या अंदर का है, तो वो केवल नॉर्थ ईस्ट के अलावा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो फिर क्या है, तो उसमें ये इसीलिए रखा गया था हिमाचल प्रदेश में जो गैर कृषक है, आपको कृषि करनी ही नहीं तो आपने क्यों ज़मीन ले ली, तो वो मुद्दा रखा गया था। तो जब तिवारी जी ने ऑर्डिनेंस निकाला वो तो ठीक ठाक था, लेकिन बाद में जब जो ज़मीन के लोग थे, जब जैसे आप तराई में जाके देखिए ज़मीन किसकी है, किसके नाम है, किसको खेती करता है, जो वहाँ के असली भूमि पुत्र थे थारू बुक्सा, वो तो भूमिहीन है। जो आधुनिक जो ज़मींदार हैं उनके खेतों पर मजदूरी कर रहे हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए फिर ये हुआ, प्रेशर जब पड़ा सरकार पर, तो विजय बहुगुणा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उन्होंने वो जो ऑर्डिनेंस निकाला तिवारी जी ने हिमाचल के धारा 118 के हिसाब से, उसको इतना डाइल्यूट कर दिया। चलो उसमें ये फिर भी ये हुआ कि भाई आप धारा इसकी ZALR की धारा 154 में थोड़ा संशोधन करके कम से कम जो आउटसाइडर मतलब गैर कृषक ले रहा है, कृषि योग्य ज़मीन ले रहा है, तो 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन न ले सके। तो अब उसमें भी क्या कर दिया, होशियारी ये कर दी कि ये कम नगर पालिका क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा। तो आप इस समझने की बात है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो कितना छल करता रहा है उत्तराखंड के लोगों के साथ। तो वो हुआ, पास हुआ। बाद में आया बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी उन्होंने कहा 200 आपने 500 स्क्वायर मीटर तो बहुत ज़्यादा दे दिया, आप कम करो इसे। तो खंडूड़ी जी ने उसे 250 स्क्वायर मीटर कर दिया। ठीक है, ओके। वो कानून जब चलता रहा तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, वो असंवैधानिक घोषित हो गया, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ पैरवी नहीं की। तो बहरहाल कैसे उनकी नींद जागी, सरकार की नींद जागी, अब राजनीतिक नेतृत्व की नींद कैसे करके जागी, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ से वो कानून छूट के आया, बच के आ गया। लेकिन 2017 में एक युगांतरकारी राजनीतिक परिवर्तन उत्तराखंड में हुआ, और जो 2012 में तब संभावना थी कि भाई गैरसैंण में लेटर और सोनर, गैरसैंण में पहले तो राजधानी बनेगी, नहीं बनेगी तो वहाँ एक ज़रूर कुछ न कुछ होगा, बड़ा कस्बा जरूर बनेगा, तो या हो सकता है कभी राजधानी बन जाए प्रेशर जनभावनाओं के। तो 2012 में वहाँ पर विजय बहुगुणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। तो उसी दिन वहाँ पर जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर गैरसैंण के क्षेत्र में आपका बैन लगा दिया गया था। तो बैन लगाने के बाद तो हो गया भाई, जब भी बनेगी कम से कम ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी, सरकार को चाहिए होगी, जिसको भी चाहिए होगी, क्योंकि प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने में दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए था कि वो सारी चीज़ें एक साथ रख लो। अब 2017 में मार्च में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, त्रिकालदर्शी, तो उन्होंने सबसे पहले मार्च में आए तो उन्होंने जुलाई में वो जो वहाँ का जो बैन लगा हुआ था गैरसैंण में, वो हटा दिया। और बाद में जैसे करके अब युग पुरुष बनने के लिए वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी कर दी 2019 में, और सबसे पहले खुद ज़मीन खरीद ली वहाँ हेलीपैड के पास 6.5 नाली, 6.5 नाली खुद खरीद ली, 6.5 नाली धन सिंह रावत से भी खरीदवा दी, जमन सिंह की ज़मीन। तो इस तरह बाकी तब तक अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन स्पीकर साहब के लिए भी खरीदी जा रही थी, बाकी मंत्रियों के लिए भी सारी ज़मीनें देखी जा रही थी। तो सवाल ये है कि, और सबसे बड़ा धोखा देखिए, जो 154 था उसमें संशोधन होके जो यहाँ की ज़मीनें, पहाड़ की ज़मीनें प्रोटेक्ट करने की बात आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2018 में एक नाटक हुआ कि साहब यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट हुई।
इन्वेस्टर्स मीट में क्या हुआ कि इनका आपका 1.25 लाख करोड़ का MOU साइन हो गए। और साहब 1.25 लाख करोड़ आएगा तो इतनी ज़मीन कहाँ है? तो उन्होंने कहा 154 में संशोधन करके, और जो सीमा है वहाँ पर उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने की, क्योंकि उसमें 12 एकड़ तक ज़मीन थी, डिवीज़न नहीं हो सकती है। और कूजा एक्ट जो मैंने कहा, कूजा एक्ट में 2.5 एकड़ है, पहाड़ों के लिए कम थी, है ना, वो अलग एक्ट था। लेकिन जो संशोधन किया गया है कि ZALR के 154 में किया गया, और उसमें उसकी सीमा खोल दी कि जाओ जाओ खरीद लो, पहाड़ में भी कहीं खरीद लो। कूजा एक्ट भूल गए, या था या नहीं था, या जानबूझ के आपके साथ बेईमानी की गई। तो वो जो है आपका ये करने के बाद फिर हुआ कि पहाड़ों में तो कृषियों की ज़मीन है। हमको देहरादून में अपना उसके लिए भूमि, मकान बनाने के लिए अगल बगल सारे मकान बने हुए, सब मकान होते हैं। लोगों को उसके लैंड यूज़ ट्रांसफ़र कराने में कितनी दिक्कतें पड़ती हैं, कितना MTDA को लोगों को पैसा पिलाना पड़ता है, भ्रष्टाचार होता है उसमें। उसके बावजूद भी लैंड यूज नहीं हो पाता। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहाड़ों के लिए 143 जो सेक्शन थी उसमें संशोधन करा दिया, ताकि पहाड़ों में 1 हफ्ते के अंदर उसका संशोधन भी करा। वो तो आया नहीं, लेकिन जिसको ज़मीनें जहाँ जहाँ खरीदनी थी आपने वो खरीदवा ली, और अपने लिए भी वहाँ पर खरीदवा ली। तो इस तरह से जो उत्तराखंड के लोगों के साथ, मतलब आप ये समझिए, उनकी ज़मीनों को, पहाड़ के लोगों के आप ज़मीनें खरीदेंगे और कल आप वहाँ रिसोर्ट बनाएंगे, कई चीज़ें बनाएंगे। ज़मीन तो ज़मीन होती है, आप जानते हैं ज़मीन का मतलब आधार होता है। ज़मीन खिसक गई तो खिसक गई है। ज़मीन के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। वो दुर्योधन ने कहा कि आप, मैं सूची के बराबर भी बिना युद्धे न केशव, मैं बिना युद्ध के सूची के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी आपको ज़मीन नहीं दूंगा। भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन के बीच में क्यों हो रहा है, वो ज़मीन के टुकड़े के लिए तो हो रहा है। तो ये हमारे उत्तराखंड के लोगों की किस तरह से जो राजनीतिक ठगी हुई है, और वो यहाँ के लोगों की ज़मीनें हथियाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप देहरादून में रहते हैं, आप कहीं आपका वो है, पहाड़ों में ज़मीनें खरीदे जा रहे हैं, जहाँ रिसोर्ट बन रहे हैं वहाँ ज़मीनें खरीदे जा रहे हैं, नेता लोग वहाँ ज़मीनें खरीदे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीनों के लिए खतरा है वो उत्तराखंड के नेताओं से है। और जो संशोधन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में किए हैं, उनको समाप्त जब तक नहीं किया जाता तब तक पहाड़ की ज़मीनें सुरक्षित नहीं है। और हूबहू हिमाचल प्रदेश के लैंड टेनेंसी एक्ट के हिसाब से ही, की धारा 118 के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगे तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कहते हैं, एक तो लैंड होती है, उसमें क्या कहते हैं, रिस्क होता है, कैपिटल होती है, ना लेबर होता है। तो किसी के पास पूंजी है, जोखिम है, किसी के पास श्रम है, तो किसी के पास ज़मीन है, तो बराबर इक्वल, जिसकी ज़मीन होगी उसको भी उस प्रोडक्शन का बराबर का हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। चाहे होटल खोलो, चाहे आप रिजॉर्ट करो, जिसकी ज़मीन है उसको बराबर मालिकाना हक, उसका पार्टनरशिप उसके साथ होनी चाहिए। थैंक यू।